और जब हमारे लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे। 1.5 साल में हमने उनको लगभग 150 बार समझाने का प्रयास किया कि आप जो कर रहे हैं यह गलत कर रहे हैं बड़े भाई। आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, आप बड़े भाई हैं, हमारे पिता के सम्मान हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप हमसे बात कीजिए और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही उम्मीदवार होंगे। हम पार्टी से निश्चित रूप से मांग करें कि आप सर्वे करा लीजिए कि जनता किसको चाहती है। तो अब हम जाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही बन करके, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बन करके, न कि अनंत प्रताप देव के छोटे भाई बन करके। निश्चित रूप से लड़ेंगे। आज से जंग जारी। आज 1.5 साल में एक चापाकल हम नहीं दे पाए हैं, एक सड़क नहीं दे पाए हैं, एक कार्यकर्ता के कहने पर किसी भी गांव में, पूरे भवनाथपुर विधानसभा में, चूँकि वहाँ पर कहा जाता है ना कि जो भी करेंगे हम स्वयं करेंगे, हमारे लोग, हमारे भाई और जो भी लोग जाकर के हमारे नाम पर वोट मांगने का काम किया, हम नहीं देंगे। चूँकि हम सीधे अपने से देंगे तो लोग हमसे जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आप विजुअल में जो देख रहे हैं ये दीपक प्रताप देव हैं और भवनाथपुर की उस बगावत की धरती से एक अलग यानी बगावत का चिंगारी फैलाते हुए सामने आ रहे हैं। दरअसल मैंने जब इन दिनों कुछ वीडियो बनाए, कुछ एक वीडियो, और उसमें मैंने 2029 के समीकरण को बताने की कोशिश की तो हमारे दोस्तों ने कहा था 2026 में जी रहे हो और 2029 का समीकरण समझा रहे हो। 2029 और 2026 के बीच 3 वर्षों का अंतर है और इन 3 वर्षों में दामोदर में, स्वर्णरेखा में न जाने कितने पानी बह जाएंगे और तुम्हारा जो ये थेसिस है, तुम्हारा जो ये समीकरण है 2029 में टिक पाएगा, इसकी क्या गारंटी है। और मैंने कहा था कि देखो, मैं ठेठ देहाती आदमी हूं, देहात से आता हूं, खांटी आदमी हूं, अमरूद यानी तामस का फल लगते देखता हूं और उसके बाद उसे थोड़ा बड़ा होते देखता हूं और उसके बाद उसमें पकते हुए देखता हूं, फिर उसमें कीड़ा लगते हुए देखता हूं, यानी पूरा समीकरण देखता हूं। और मुझे आज से ही 2029 की हवा की आहट महसूस होने लगी है। आज जब दीपक प्रताप देव एक कहानी लेकर आ रहे हैं, पहले दीपक प्रताप देव कह क्या रहे हैं उसके चंद अल्फाज को सुने। और जब हमारे लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे। 1.5 साल में हमने उनको लगभग 150 बार समझाने का प्रयास किया कि आप जो कर रहे हैं यह गलत कर रहे हैं बड़े भाई। आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, आप बड़े भाई हैं, हमारे पिता के सम्मान हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप हमसे बात कीजिए और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही उम्मीदवार होंगे। हम पार्टी से निश्चित रूप से मांग करें कि आप सर्वे करा लीजिए कि जनता किसको चाहती है। अब हम जाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही बन करके, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बन करके, न कि अनंत प्रताप देव के छोटे भाई बन करके। निश्चित रूप से लड़ेंगे। आज से जंग जारी। आज 1.5 साल में एक चापाकल हम नहीं दे पाए हैं, एक सड़क नहीं दे पाए हैं, एक कार्यकर्ता के कहने पर किसी भी गांव में, पूरे भवनाथपुर विधानसभा में, चूँकि वहाँ पर कहा जाता है ना कि जो भी करेंगे हम स्वयं करेंगे, हमारे लोग, हमारे भाई और जो भी लोग जाकर के हमारे नाम पर वोट मांगने का काम किया, हम नहीं देंगे। चूँकि हम सीधे अपने से देंगे तो लोग हमसे जुड़े रहेंगे। दीपक प्रताप देव कह रहे हैं कि इन 1.5 वर्षों में 150 बार अनंत प्रताप देव को समझाने की कोशिश हुई। इन 1.5 वर्षों में उनके समर्थकों को 1.5 चापाकल नहीं मिला। इन 1.5 वर्षों में 1.5 किलोमीटर सड़क नहीं बनी। और तो और जिस जज्बे के साथ हम लोगों ने अनंत प्रताप देव का साथ दिया था, हमें निराशा मिली। अब एक चापाकल भी देना होता है तो अनंत प्रताप देव कहते हैं हमारे भाई की जरूरत नहीं है। जिसने उनके लिए खून बहाया, पसीना बहाया, उनकी जरूरत नहीं है। ताहिर अंसारी की जरूरत नहीं है, दीपक प्रताप देव की जरूरत नहीं है। मैं अपने समर्थकों को दूंगा। और इस तरह न जाने कितने आरोप आज दीपक प्रताप देव ने अपने ही बड़े भाई
हालांकि अपने बड़े भाई कहने का मतलब रिश्ते में बड़े भाई हैं, और भोजपुर गढ़ से बैठकर उन्होंने किया, भोजपुर का किला से किया है। हम आपको बता दें, दीपक प्रताप देव अनंत प्रताप देव के भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं, दोनों एक ही वंश के हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में दीपक प्रताप देव ने अनंत प्रताप देव के लिए खून बहाया था, पसीना बहाया था, और दावा किया जाता है कि ताहिर अंसारी जो 2014 में खुद ही उम्मीदवार रहे थे और करीबन करीबन 35,000 वोट लाने में सफल रहे थे, उसके बाद 2019 में उनकी पत्नी भी उम्मीदवार रही, वो भी 56,000 वोट तक पहुंच गई थी। मिथिलेश ठाकुर ने इन तमाम चेहरों को, इसमें दीपक प्रताप देव भी थे, ताहिर अंसारी भी थे, सबको एक साथ समेटते हुए अनंत प्रताप देव के साथ खड़ा किया था। और इसके बाद ही अनंत प्रताप देव का सियासी वनवास खत्म हुआ था। दावा किया जाता है कि यदि ताहिर अंसारी का साथ नहीं मिला होता, दीपक प्रताप देव का साथ नहीं मिला होता, तो आज अनंत प्रताप देव विधानसभा के अंदर दिखलाई नहीं पड़ते। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई कि आज ताहिर अंसारी भी थोड़ा थोड़ा नाराज चल रहे हैं। नाराज इसलिए कि बहुत खुलकर अनंत प्रताप देव के साथ आते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इधर यह दीपक प्रताप देव जो उनके ही खून है, उनका ही वंशज है, अनंत प्रताप देव के बारे में दावा कर रहे हैं कि 1.5 वर्षों में 150 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अनंत प्रताप देव समझने वाले नहीं है, वे बुझने वाले नहीं हैं, वे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाले नहीं हैं। और यदि यही गति रही तो मैं जनता के बीच जाऊंगा, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाऊंगा, अनंत देव प्रताप सिंह का छोटा भाई बन के नहीं, जेएमएम का नेता बन के जाऊंगा, कार्यकर्ता बन के जाऊंगा, और जनता को यह आगाह करूंगा कि अनंत प्रताप देव ने आपके साथ छल किया है। और इसके साथ ही दीपक प्रताप देव एक और शब्द जोड़ रहे, वे कह रहे हेमंत सोरेन हमारे नेता हैं, हम जेएमएम की जमीन तैयार कर रहे हैं। तो इसे क्या समझा जाए? क्या यह आपसी खींचतान या आपसी प्यार जो बनाया गया था, जो समीकरण साधा गया था, 1.5 वर्षों में ही बिखर गया? 1.5 वर्ष भी ये प्यार के रिश्ते नहीं चले। तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं, थोड़ा अतीत को खंगालते हैं और क्यों यह परिस्थितियां बन रही। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि भवनाथपुर की धरती बगावत की धरती रही है, विद्रोह की धरती रही है, वहां की धरती इतनी समतल नहीं रही है। यदि 1957 से अब तक भवनाथपुर विधानसभा के समीकरण को आप समझने की कोशिश करें तो कुछ चीजें आपके सामने स्पष्ट होती नजर आएगी। आप याद कीजिए 1957 में जदुनंदन तिवारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद 1957 के उपचुनाव में ही रामादीनी चमार को सफलता मिलती है। 1962, 1967 में शंकर प्रताप देव स्वतंत्र पार्टी के बैनर तले विधानसभा पहुंचते हैं। 1967 में वो भारतीय कांग्रेस यानी कांग्रेस के बैनर तले विधानसभा पहुंचते हैं। शंकर प्रताप देव जो है ये भवनाथपुर स्टेट जो कहा जाता है उसी से जुड़े रहे हैं, यानी अनंत प्रताप देव के वंशज हुए। 1969 में पहली बार हेमेंद्र प्रताप को सफलता मिलती है और संयुक्त समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं। 1972 में एक बार फिर से शंकर प्रताप देव को सफलता मिलती है और 1977 में वहां रामचंद्र प्रसाद केसरी जीत का परचम लहराते हैं। मैं इस इतिहास को इसलिए सामने ला रहा हूं कि आप समझें, भवनाथपुर जो कहीं ना कहीं फ्यूडल स्ट्रक्चर का एक अखाड़ा होता था, एक सामंती ठाठ चलता था, उस इलाके में 1957 में ही रामदीनी चमार ने अपनी सफलता, अपना परचम लहराया था। और उसके बाद अब देखते हैं कि राजघराने की पहुंच जो शंकर प्रताप देव लगातार सफलता हासिल करते हैं। बीच में 1969 में हेमेंद्र प्रताप जो भानु प्रताप शाही के पिताजी होते हैं, उन्हें देहाती भी कहा जाता है, वे सफलता हासिल करते हैं। बाद में फिर शंकर प्रताप देव आते हैं। उसके बाद 1977 में रामचंद्र प्रसाद केसरी को सफलता मिलती है। रामचंद्र प्रसाद केसरी ठेठ समाजवादी व्यक्ति थे। उसी तरह से हेमेंद्र प्रताप के बारे में भी दावा किया जाता है कि उनका स्वभाव बिल्कुल समाजवादी था। यानी भवनाथपुर की धरती पर एक तरफ राजा महाराजाओं का जोर चला तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की
हवा भी बही। उस सामंती ठाट को, राजनीति में सामंती ठाट को तोड़ने के कई प्रयोग हुए हैं, जिसमें हेमेंद्र प्रताप का नाम भी शामिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चेहरा जो होते हैं रामचंद्र प्रसाद केसरी, बिल्कुल समाजवादी मिजाज। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 1980 में फिर शंकर प्रताप देव को सफलता मिलती है। 1985 में राजेंद्र प्रताप देव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। 1990 1995 में गिरिवर पांडे को सफलता मिलती है, जो राज परिवार से नहीं आते हैं। 2005 में वहां एक युवा चेहरे का एंट्री होता है, युवा चेहरा जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर होता है, नौजवानों के बीच पॉपुलर होता है, जो राजनीति में बदलाव की बात करता है, परिवर्तन की बात करता है। मैं बात कर रहा हूं भानु प्रताप शाही की। अग्रिम ब्लॉक के बैनर तले चुनाव जीतते हैं, लेकिन 2009 में एक बार फिर से अनंत प्रताप देव झंडा बुलंद करने में कामयाब रहते हैं। 2014-2019 में भानु प्रताप शाही को लगातार सफलता मिलती है, लेकिन अनंत प्रताप देव 2009 के बाद 2024 में सफलता मिलती। करीबन 15 वर्षों के बाद अनंत प्रताप देव को यह सफलता मिली है। और इसके पीछे कहा जा रहा है सबसे बड़ा जो रणनीतिकार थे, जिन्होंने समीकरण को साधा, वे थे मिथिलेश ठाकुर। और मिथिलेश ठाकुर ने उस ताहिर अंसारी को मना लिया, बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिस ताहिर अंसारी ने अपने चेहरे के बूते एक अच्छा मुकाम हासिल किया था। यानी 2014 में ताहिर अंसारी को करीबन 35,000 वोट मिलते हैं, और 2019 में उनकी पत्नी सोबरा बेबी को 56,000 57,000 के आसपास वोट मिलते हैं। ये 56,000 का वोट कहीं ना कहीं अनंत प्रताप देव के साथ ऐड हुआ, तब अनंत प्रताप देव को सफलता हासिल हुई थी। इसमें एक चौंकाने वाली खबर यह भी है ताहिर अंसारी के बारे में। ताहिर अंसारी खुद ही बसपा के चुनाव लड़े थे, बसपा के कैडर उनके साथ थे, और तब उन्हें 45,000 वोट मिला था। और 2019 में सोबरा बीबी चुनाव लड़ती है, तब भी बसपा के टिकट पर या बसपा के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब 2024 में यही ताहिर अंसारी बसपा छोड़कर जेएमएम में आते हैं, और उसके बावजूद बसपा का पूरा वोट बैंक ताहिर अंसारी के साथ खड़ा रहता है। यानी ये जो कहा जाता है कि बसपा से जो हटा उसका वोट बैंक बिखर गया, कम से कम भवनाथपुर में यह देखने को नहीं मिला। इसलिए देखने को नहीं मिला कि ताहिर अंसारी ने पाला जरूर बदला। ताहिर अंसारी बसपा छोड़कर जेएमएम में आते हैं, अनंत प्रताप देव का समर्थन करते हैं, बावजूद इसके उनका जो 56,000 वोट जो उनकी पत्नी को मिला था बसपा के बैनर तले, वो एक मुश्त अनंत प्रताप देव के साथ चला जाता है। और बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि 2019 में भानु प्रताप शाही को जीत तो मिली थी, सोबरा बीबी सेकंड स्थान पर 56,000 वोट बैंक के साथ थी, और अनंत प्रताप देव 53,000 के साथ तीसरे स्थान पर थे। यानी जेएमएम का साथ मिला, ताहिर अंसारी का साथ मिला, दीपक प्रताप देव का साथ मिला, तो वो अनंत प्रताप देव जो तीसरे स्थान पर थे 2024 में पहले स्थान पर चले गए। यदि उस वक्त प्रयोग नहीं होता तो बहुत संभव है 2024 में आज ताहिर अंसारी विधानसभा में होते। इसलिए होते कि उनका वोट बैंक लगातार इंक्रीज कर रहा था, और अनंत प्रताप देव का वोट बैंक लगातार खिसक रहा था। अनंत प्रताप देव ने कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा, अनंत प्रताप देव ने भाजपा से भी चुनाव लड़ा, लेकिन जब वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए तब उनका वोट बैंक कांग्रेस की ओर नहीं आया, और जब कांग्रेस से भाजपा में गए थे तभी कांग्रेस का वोट बैंक उनके साथ भाजपा में नहीं गया। इसलिए अब जिस तरीके से दीपक प्रताप देव ने बगावत का झंडा फैलाया है, उस हालत में अनंत प्रताप देव की राहें मुश्किल होती नजर आ रही है। मुश्किल इसलिए भी होती नजर आ रही है कि यदि भवनाथपुर को समझने की कोशिश करें तो मुस्लिम मतदाता करीबन 30,000 है, दलित जातियों की आबादी 35,000 है, अगड़ी जाति जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और लाला की आबादी है वो 40,000 के आसपास होती है। ताहिर अंसारी को 65,000 जो वोट मिलते थे इसी मुस्लिम और दलित आबादी यानी कॉम्बिनेशन के आधार पर मिलते थे, और अनंत प्रताप देव जो 54,000 की
तक जो कांटा पहुंचाए अपना, दावा किया जा रहा है कि इस बार उनके सामने मुश्किलें हो सकती थी, आने वाले दिनों में भी मुश्किल, क्योंकि 54,000 वोट उनके नहीं है। ये 54,000 वोट में एक बड़ा हिस्सा ताहिर अंसारी का है और दीपक प्रताप देव का है। भानु प्रताप शाही के बारे में दावा किया जाता है कि उनके पास कम से कम 60,000 वोट हैं। 60,000 मतदाताओं का उन्हें प्यार मिलता रहा है, जिसमें दलितों की आबादी लगभग 20,000 है। अब इस बात को इससे समझिए कि भानु प्रताप शाही दलितों का वोट भी लेने में सफल होते हैं, जबकि अनंत प्रताप देव के साथ यही मुश्किल होती है। अनंत प्रताप देव के बारे में कहा जाता है कि वे जनता के बीच नहीं जाते। जो आरोप आज दीपक प्रताप देव लगा रहे हैं, यह पहले से ही सियासी गलियारे में चलता रहा है कि अनंत प्रताप देव का मिजाज थोड़ा फ्यूडल है, वे लोगों से नहीं मिलते हैं। अभी भी वे राजघराना का जो ताना बाना होता है उसी में वे जीते हैं। उनकी पूरा परिवार लखनऊ में रहता है और इसलिए वो जनता से कटे कटे रहते हैं। भानु प्रताप शाही ठीक इसके उलट आप देख सकते हैं, धनरोपनी का कार्यक्रम हो, आम लोगों के से मुलाकात की बात हो, वे लोगों से मिलते जुलते रहे। हालांकि एक चीज है यह भी ध्यान देने वाली कि जिस तरीके से भवनाथपुर में 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं और जिन मुस्लिम मतदाताओं का प्यार भानु प्रताप शाही के पिता देहाती को मिलती रही थी, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण, समाजवादी पृष्ठभूमि के कारण, और जिस तरीके से भानु प्रताप शाही इन दिनों स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को काजी इरफान जी जब बोलते हैं तो वे 30,000 जो मतदाता जो उनके पिताजी के समर्थक रहे थे, कहीं न कहीं उनके वोट बैंक हुआ करते थे। भानु प्रताप शाही अपने ही वोट बैंक पर प्रहार करते नजर आते हैं या उसको अपने से दूर करते नजर आते हैं। हालांकि भानु प्रताप शाही के बारे में एक बात कही जाती है, कहा जाता है कि अपने इलाके के जो मुस्लिम मतदाता है उनसे मधुर संबंध बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और जो अब चूंकि भाजपा में है तो भाजपा की नीतियों के अनुरूप वे राजधानी रांची में आकर के बयान देते हैं और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ उनकी पूरी मित्रता है, तो उस नाते उन दोनों का नोक झोंक चलता रहता है। लेकिन जब यही खबर, रांची की यही खबर भवनाथपुर पहुंचती है, वो 30,000 मतदाताओं के बीच पहुंचती है, तब उसका एक दूसरा इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन मैं बात आज ताहिर अंसारी की कर रहा हूं। ताहिर अंसारी और भानु प्रताप शाही दो जुआ और बगावती चेहरे वहां नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी बड़ा बगावती चेहरा कहें तो वहां रामचंद्र प्रसाद केसरी भी हुए, भानु प्रताप शाही के पिताजी भी हुए। रामचंद्र केसरी ने उस वर्चस्व को तोड़ दिया था, उस पॉलिटिक्स को तोड़ दिया था जिसमें सिर्फ राजघराना के लोग ही जाते थे और या फिर अगड़ी जाति के लोग ही जाते थे। एक वैश्य परिवार से आते हुए भी रामचंद्र प्रसाद केसरी ने इस सफलता हासिल की थी और दो बार सफलता हासिल की थी। तो इस नाते, और एक बात और जो ध्यान देने वाली है कि जिस तरीके से देश को आजादी मिली उसके बाद तमाम राजघरानों ने, चाहे तो स्वतंत्र पार्टी, चाहे तो प्रज्ञा पार्टी या समाजवादी पार्टी, इस तरह के बैनर तले उन्होंने प्रयोग किए। और शुरुआती दौर में यह सब खूब चला। खूब इसलिए चला कि जिन मजदूरों के पास, जिन दलितों के पास कोई जाता नहीं था, जिन पिछड़ों के पास कोई जाता नहीं था, अब यही लोकतंत्र की यही मजबूरी हुई कि तमाम जो जमींदार थे वे जनता के बीच जाने को मजबूर हुए, उनके कंधों पर हाथ रख के मजबूर हुए और इसके कारण कुछ दिनों तक पॉलिटिक्स चली। लेकिन बाद में जैसे जैसे दलित जातियों के बीच में, पिछड़ी जातियों के बीच में शिक्षा का स्तर बढ़ा और उनके बीच पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की महत्वाकांक्षा जागी, राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल उनके अंदर बना या सवाल खड़ा हुआ, तो ये दरार दिखने लगी। और यही दरार अब भवनाथपुर में देखने को मिल रही है। आप शुरू से, जैसा कि मैंने बताया कि राजघराने का वर्चस्व रहा है वहां 8-8, 9-9 बार सिर्फ राजघराना के लोग ही चुनाव जीतते रहे। हालांकि बीच में मैंने जैसा कहा रामचंद्र केसरी और पांडे जी जैसे कुछ चेहरे सामने आए, रामुद्दीन चमार का भी जिक्र किया मैंने, लेकिन वो इंटरवल में होता रहा। एक बार जीते, हार गए, पांडे जी 2 बार जीते हैं, फिर गुमनामी का शिकार होंगे। रामचंद्र केसरी ने भी 2 बार हासिल की, लेकिन उस
वो दौर चलता रहा। ताहिर अंसारी की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताहिर अंसारी उस इलाके का एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा युवा तुर्क के रूप में सामने आया है जिसके पास अपना एक 55-56 हजार का वोट बैंक है। और दावा किया जाता है कि ताहिर अंसारी को यह आश्वासन मिला था कि इस बार अनंत प्रताप देव को आप जीत दिलाने में मदद कीजिए जेएमएम की, और अगला बार आपको देखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है कि अभी 1.5 वर्ष ही बीते हैं और इन 1.5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि ताहिर अंसारी के अनन्य मित्र दीपक प्रताप देव अपने ही भाई के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ताहिर अंसारी के तार भी दीपक प्रताप देव से मिले हैं क्या? क्या दोनों के बीच कोई समीकरण बन रहे हैं क्या? और क्या इन दोनों को लग रहा है अब कि जिस तरीके से ताहिर अंसारी के लिए वादा किया गया था जेएमएम के अंदर, वह पूरा नहीं होने वाला है? और इस यही कारण है कि दीपक प्रताप देव कह रहे हैं कि उनके नेता हेमंत हैं, जेएमएम का वे झंडा बुलंद करेंगे, पर लोगों के बीच अब जाएंगे तो अनंत प्रताप देव का भाई बनकर नहीं जाएंगे, जेएमएम का नेता बनकर जाएंगे। फिर से वही सवाल कि क्या इन दोनों ताहिर अंसारी और दीपक प्रताप देव के बीच कोई प्लानिंग बन रही है? ये दोनों 2029 के समीकरण को साध रहे हैं। और बड़ा सवाल, जिस ताहिर अंसारी के पास 56 हजार अपने वोट बैंक है, वे तो क्या ताहिर अंसारी दीपक प्रताप देव को प्रमोट करने वाले हैं 2029 में, या दीपक प्रताप देव ये सारा चीज ताहिर अंसारी के लिए कर रहे हैं? और यदि 2029 में अनंत प्रताप देव भी किसी भी बैनर तले, वे कांग्रेस के बैनर तले हो सकता है, भाजपा के बैनर तले, हालांकि भाजपा में अभी भानु प्रताप शाही है, तो निश्चित रूप से उनके सामने कांग्रेस ही विकल्प है। कांग्रेस के साथ क्या समीकरण होंगे, या फिर जेएमएम जहां से वो मौजूदा विधायक हैं, तो क्या जेएमएम यदि अगला बार अनंत प्रताप देव को टिकट देती है, उधर से भानु प्रताप शाही भाजपा से आते हैं, और इधर से 2029 में ताहिर अंसारी एक बार फिर से बसपा के बैनर तले चुनाव लड़ जाते हैं, और दीपक प्रताप देव ताहिर अंसारी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तब क्या परिणति होगी? और क्या उस हालत में, जैसा कि मैंने कहा कि भानु प्रताप शाही लोगों से बेहतर संबंध रखते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनसंवाद उनका बेहद कुशल है, क्या उन्हें सफलता मिलेगी? या फिर दूसरा बड़ा चेहरा ताहिर अंसारी, जिसके साथ मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, और ताहिर अंसारी लगातार पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या भवनाथपुर में जो शाही किला था, जिस तरह से एक ही परिवार के, एक ही राजवंश के लोग लगातार 8-9 बार सफलता हासिल कर रहे थे, वो किला दरकने वाला है? किला पहले भी दरक चुका है, दर्जनों बार दरका है, तो क्या इस बार अनंत प्रताप देव पूरी तरह हाशिए पर चल जाएंगे? क्योंकि जिस तरह की नाराजगी ताहिर अंसारी और दीपक प्रताप देव के रूप में सामने आ रही है, और इसकी खबर तो जेएमएम को भी लगी होगी, इसकी खबर तो मिथिलेश ठाकुर को भी होगी, तो फिर इसे मैनेज करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 24 से 48 घंटे पहले ही मीडिया में यह बात आ गई थी कि दीपक प्रताप देव पीसी करने वाले हैं, फिर जेएमएम ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तो क्या यह भी किसी प्लानिंग का हिस्सा है? क्या जेएमएम या मिथिलेश ठाकुर भी यह मान चुके हैं कि अनंत प्रताप देव जनता से कट चुके हैं, और यदि कट चुके हैं तो फिर क्या जेएमएम 2029 में अनंत प्रताप देव को अपना प्रत्याशी बनाएगी? और यदि नहीं बनाएगी तो क्या अनंत प्रताप देव के लिए भाजपा में गुंजाइश है? गुंजाइश मुश्किल है, इसलिए कि वहां भानु प्रताप शाही जमे हुए हैं और लगातार भाजपा की नीतियों के साथ खड़े हैं, और जमीन पर भी भानु प्रताप शाही खड़े नजर आते हैं। वे अनंत प्रताप देव के विपरीत लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से संवाद करते हैं, तो उनका एक अपना स्टाइल है। जैसा कि मैंने कहा कि उस इलाके में जो 30 हजार मुस्लिम पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं भानु प्रताप शाही की उस पर पकड़ कमजोर हो गई है। एक जमाना था कि उनके पिताजी हेमेंद्र प्रताप देहाती को वोट बैंक मिला करता था, एक छोटा हिस्सा ही पर मिला करता था, लेकिन इधर ताहिर अंसारी को देखे तो वे मुस्लिम समुदाय उनके साथ बिल्कुल खड़ा नजर आया, दलित जातियां उनके साथ खड़ी नजर आ रही है, और वो तब नजर आ रही है जब बसपा का झंडा छोड़कर वो जेएमएम के साथ जाते हैं, बावजूद इसके वो वोट बैंक उनके साथ जा रहा है। तो क्या अगला 2029 का जो रन होगा उसमें ताहिर अंसारी के लिए
अवसर है, या ताहिर अंसारी एक बार फिर से दीपक प्रताप देव के लिए अपनी कुर्बानी देंगे? और यदि कुर्बानी देंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि फिर वही हालात जो आज दिख रहे हैं, जिस प्रकार अनंत प्रताप देव को लेकर दीपक प्रताप देव और छुपे रूप से कहें तो ताहिर अंसारी भी अपनी नाराजगी बयां कर रहे हैं, क्या 2029 में यही स्थिति देखने को नहीं मिलेगी? 2029 में चुनाव होना है, 2030-31 में। लेकिन बड़ी खबर यह है और इसका बड़ा संदेश यह है कि ताहिर अंसारी 56,000 वोट बैंक के साथ एक बड़ा ही एक मजबूत सियासी पकड़ के साथ भवनाथपुर की सियासत में सामने आ रहे हैं। और बहुत संभव है कि आपको आने वाले दिनों में ये जो सीधा मुकाबला है ताहिर अंसारी और भानु प्रताप शाही के बीच होता नजर आए। हालांकि इसके पहले 2019 के चुनाव में भी भवनाथपुर में भानु प्रताप शाही ने झंडा को विजय मिली थी, तो दूसरे स्थान पर उनकी पत्नी ताहिर अंसारी की पत्नी शोभा देवी ही थी। तो इस हालत में जिस तरीके से दीपक प्रताप देव ने झंडा बुलंद किया है और ताहिर अंसारी ने चुप्पी साध ली है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है, इसके गहरे निहितार्थ है। और जो आज पीसी हुई है, जिस तरीके से दीपक प्रताप देव ने अपना दर्द बयान किया है, यह 2029 का समीकरण बदलने वाला है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।